नमस्कार, ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोरीलाल रेगर, प्रोफेसर हिंदी विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। आज हम दलित साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत फुलवा और उपमहाद्वीप कहानियों के संबंध में चर्चा करेंगे। पाठ का उद्देश्य: इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप फुलवा और उपमहाद्वीप कहानी का तथ्य समझ पाएंगे, दलित जीवन की समस्याओं एवं संघर्ष से अवगत हो पाएंगे, दलित समाज में शिक्षा से आए बदलाव का स्वरूप समझ पाएंगे, जीवन की गतिशीलताओं, विसंगतियों, उद्भावनाओं, विद्रूपताओं, अंतर्विरोधों एवं जटिलताओं के प्रति कोई रचनाकार कितना सजग एवं संवेदनशील होता है, यह उसकी व्यापक समझ पर निर्भर करता है। आज का दलित साहित्यकार इन सब की ओर अत्यंत सजग है। दलित साहित्य को व्यापकता एवं परिपूर्णता देने में वैसे तो साहित्य की सभी विधाओं में लेखन हो रहा है, किंतु जिस यथार्थ रूप में दलित जीवन की उभरती चेतना कहानी में प्रकट हुई है, उतनी तल्खी से अन्य विधाओं में प्रकट नहीं हुई। समकालीन परिदृश्य में दलित कहानियां तेजी से उभरी है। इसमें कई दलित कथाकारों ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई है। जब दलित कथाकारों की बात आती है तो इनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, रत्न कुमार सांभरिया, मोहनदास नेमिसराय, एन सिंह, कुसुम वियोगी, सूरजपाल चौहान, दयानंद बटोही, अजय नावरिया, जयप्रकाश करदम, चोरा सिंह बेचैन, सुशीला टाक भोरे, कुसुम मेघवाल आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये दलित कहानीकार भारतीय समाज व्यवस्था व उसके प्रवेश की गंभीर चुनौतियों से टकराकर हिंदी कहानी को एक नया रूप प्रदान करते हैं तथा समाज व्यवस्था की पोल खोल कर रख देते हैं, जिनकी झलक हमें प्रेमचंद की कुछ कहानियों में भी मिलती है। दलित समाज के लिए जाति एवं वर्ण व्यवस्था एक गंभीर चुनौती रही है। दलित कथाकारों ने उसी व्यवस्था की विसंगतियों में पिस रही दलित समाज की पीड़ा को मुखर अभिव्यक्ति इन कहानियों के माध्यम से की है। दलित कहानियों ने समस्याओं से मुठभेड़ की है, अपने सृजनात्मक आक्रोशित स्वर को यथार्थ की भूमि पर खड़ा करके बदलाव के नए आयाम स्थापित किए हैं। यथार्थ की संघर्ष स्थितियों, सामाजिक विषमताओं, भेदभाव, अंतर्विरोधों को चित्रित करने की प्रवृत्ति उसने किसी दबाव या प्रतिक्रिया के तहत ग्रहण नहीं की है, बल्कि यह उसका अपना स्वाभाविक और वस्तुनिष्ठ स्वरूप है। आवेगपूर्ण विरोध के द्वारा परिवर्तन की पक्षधरता उसका जीवन मूल्य है। इस पाठ में रत्न कुमार सांभरिया की कहानी फुलवा और अजय नावरिया की कहानी उपमहाद्वीप का अनुशीलन इन्हीं प्रसंगों के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले हम फुलवा कहानी के कथ्य पर विचार करते हैं। रत्न कुमार सांभरिया की फुलवा कहानी का प्रकाशन राजेंद्र यादव द्वारा संपादित पत्रिका हंस के मई 1997 के अंक में हुआ था। अब यह कहानी उनकी दलित समाज की कहानियों में संकलित है। उस समय दलित लेखन जोरदार शब्दों में अपनी दस्तक देने लगा था। इस कहानी के प्रकाशन के साथ ही इस कहानी ने दलित कहानी में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना ली थी। दलित कहानी की चर्चा कहीं भी होगी तो फुलवा की चर्चा अवश्य होगी। इसलिए फुलवा न केवल इनकी कहानी की चरित्र नायिका है, अपितु वह दलित समाज और उसकी चेतना की प्रेरणा भी है। फुलवा प्रतीक है उस संघर्ष का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों में फूंका था। दलित चेतना का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो है। इसमें भी यदि दलित समाज के प्रति व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो अन्य बातें अपने आप ही अनुकूल हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा शेरनी का दूध होती है। इसी से सदियों की गुलामी से दलितों को मुक्ति मिल सकती है। फुलवा कहानी में सांभरिया ने इसी शिक्षा के महत्व को प्रतिस्थापित कर सामंती दर्प के फन को कुचला है। कहानी पर विचार करने से पहले इसके कथानक को संक्षेप में समझना होगा। गांव के दलित परिवार की फुलवा, जो वैवाहिक जीवन के प्रारंभ में ही विधवा हो जाती है, जमींदार की टहलवाई कर अपना और अपने बेटे का पेट भरती है। उसके मानस में एक ही बात रहती है
कि वह अपने एकमात्र बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती है और इसमें वह सफल भी होती है। पढ़ लिखकर उसका बेटा राधा मोहन पुलिस का बड़ा अधिकारी यानी एसपी बन जाता है और वह अपनी माँ को साथ लेकर शहर में बड़े ठाट बाट व अधिकार भाव से रहता है। फुलवा के गांव का ही जमींदार रामेश्वर सिंह अपने बेटे की नौकरी के बहाने फुलवा के शहर आता है। वह फुलवा के घर आकर उसके ठाट बाट मकान की साज सज्जा उपलब्ध सुविधाएं आदि देखकर हक्का बक्का हो जाता है। फुलवा भी उसकी आंखों में अंगुली डाल डालकर अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाली हर चीज उसे दिखाकर अपनी भव्यता प्रकट करती है। यहाँ रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए रामेश्वर सिंह का जात्याभिमान जागृत हो जाता है। उसे फुलवा की पुरानी स्मृतियां प्रकट होने लगती है। अतीत की उन स्मृतियों में फुलवा की जाति को ध्यान में रखकर वह दांत दर्द का बहाना करके फुलवा के यहाँ से बिना कुछ खाए और पिए उसी गांव से शहर में आ बसे पंडित माता प्रसाद के घर आ जाता है। जब पंडिताइन ने अपने बेटे की नौकरी पर लगवा देने की चिरौरी करता है तो पंडिताइन उसे फुलवा की बहू के पांव पकड़कर फुलवा के एसपी बेटे की सिफारिश से काम बनाने की सलाह देती है। रामेश्वर का जात्याभिमान ऐसा नहीं करने देता। रात को पंडिताइन के घर असुविधा के रहते उसे नींद नहीं आती। वह रात के अंधेरे में उठता है और फुलवा की कोठी की ओर चल पड़ता है। वस्तुतः रामेश्वर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यही सामाजिक रूपांतरण का संदेश इस कहानी के माध्यम से हम देते हैं। अब हम फुलवा कहानी के अंतरस्तु पर बात करते हैं। इस संक्षिप्त से कथानक के माध्यम से लेखक ने दलित चेतना संबंधी कई बातों का खुलासा किया है। सबसे पहले उन्होंने गांव और शहर के सामाजिक स्तर के अंतर को स्पष्ट कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गांव सामंतशाही के अड्डे रहे हैं और आज भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गांव को भारतीय गणतंत्र की अवधारणा का शत्रु माना था। उनके अनुसार हिंदुओं की ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म भारतीय गांव में ही होता है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि भारतीय गांव हिंदू व्यवस्था के कारखाने हैं। उनमें ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद की साक्षात अवस्थाएं देखी जा सकती है। उनमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय गांव ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग हो सकते हैं, परंतु दलितों के लिए तो वे नरक ही है। अतः दलितों को जितना हो सके उतना जल्दी शिक्षित होकर गांव से शहर की ओर उन्मुख होना चाहिए। कहानी का ये उदाहरण देखिए। गांव में रामेश्वर की फूंक से घास जल उठती है। शहर आकर दो कोड़ी का हो गया रामेश्वर। शहर मजाक की आंखों में देखता है उसे जैसे वह रामेश्वर नहीं कोई विचित्र जीव हो। शहर आकर सामंती अभिमान किस तरह पानी पानी हो जाता है, लेखक ने इसे बड़ी शिद्दत से प्रकट किया है। इतना ही नहीं, जिस गांव में पंडित की तूती बोलती थी वही पंडित शहर में गुमनाम जीवन जीने को विवश है। जब रामेश्वर शहर में पंडित माता प्रसाद के मकान को ढूंढता है तो गली गली था लेने के बाद भी उसे पंडित जी का घर नहीं मिलता। इस पर कथाकार की टिप्पणी देखिए। समूचा गांव पंडित जी को ढोक देता था। शहर आकर बोने हो गए, ऐसे बोने कोई जानता तक नहीं। लेखक ने इस प्रकार अपनी बात कहकर जात्याभिमान व सामंतशाही पर गहरा प्रहार किया है। कहानी को विस्तार देने के लिए कथाकार ने फुलवा की अतीत की स्मृतियों को रामेश्वर के जहन में प्रस्तुत किया है कि जिस फुलवा की जाति वालों को गांव में जमींदार अपने कुओं पर नहीं चढ़ने देते थे, जो फुलवा उनके खेत में टहलवाई करती थी, वह आज अपने बेटे को शिक्षित करवाकर इतनी बदल गई है, यहाँ उसका वैभव देखते ही बनता है। यहाँ कथाकार ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। शिक्षा जहाँ व्यक्ति में समझ पैदा करती है, वहीं समाज में समानता का अधिकार देकर प्रतिष्ठा पैदा करती है। शिक्षा के बल पर ही दलित फुलवा का बेटा
पुलिस में बड़ा अधिकारी बना है, जिसकी बदौलत समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनती है तथा जाति पाति के भेदभाव टूटते दृष्टिगत होते हैं। फुलवा की बहुसंति का बिना घूंघट रामेश्वर से अभिवादन करना जहाँ सामंतवाद को तमाचा है, वहीं दूसरी ओर जब फुलवा पंडिताइन परती के घर जाती है तो पंडिताइन द्वारा फुलवा को अपने बराबर खाट पर बैठाना और खाट के भी सिराने बैठाना जातीय रूपांतर की बड़ी पहल है। पहली बात तो गांव में दलित न तो पहले और न ही आज ब्राह्मणों के साथ खाट पर बैठ सकते हैं, पर कथाकार ने ऐसी पहल कर ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है और ऊंच नीच की कुत्सित व्यवस्था पर तमाचा मारा है। संदेश दिया है कि पद व पैसे के आगे जातिवाद का अहम इस तरह भागता नजर आता है जैसे खरगोश के सिर से सींग। रामेश्वर अपनी संकीर्णता एवं जात्याभिमान का परिचय देते हुए पंडिताइन से कहता है कि उसने फुलवा के घर का पानी तक नहीं पिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में भले ही फुलवा सोने की हो जाए, रहेगी अपनी जाति की ही। इस पर रामेश्वर का पंडिताइन का तमाचा देखिए। तू तो कुएं का मेंढकी रहा रामेश्वरिया, अब तो पद और पैसे का जमाना है, जात पात का नहीं। पंडिताइन का ये कथन एक और सामाजिक रूपांतरण की ओर संकेत करता है तो दूसरी ओर एक गहरे विमर्श को भी जन्म देता है कि वास्तविकता को अब सवर्णों द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिए। पद और पैसे के आगे जातिवाद समाप्त होते दिखता है। दूसरी ओर लेखक ने शहर और गांव के अंतर को भी स्पष्ट किया है। फुलवा रामेश्वर की अपनी नौकरानी कुंवर के संबंध में कहती है, हमने तो आज तक बेचारी से पूछा नहीं किस जात की है, खुद ही कहती है राजपूत हूं। शहर में दो ही जात होती है, अमीर और गरीब। फुलवा के माध्यम से प्रकट किया गया कथाकार का यह दृष्टिकोण बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करता प्रतीत होता है तथा दलित चेतना के नए संदर्भों की ओर संकेत करता है। यद्यपि शहर में भी जातिवाद है, पर गांव जैसा नहीं। अतः कथाकार का यह दृष्टिकोण सदियों से आई तिरस्कार की परंपरा को खारिज कर दलितों में साहस, संबल और स्वाभिमान पैदा करता है तथा दलित अस्मिता का बोध करवाता है। इस कहानी की कथानायिका फुलवा जीवट वाली महिला है। जवानी में ही बेवधवी की पीड़ा के साथ अछूत होने के दर्द को वह झेलती है, लेकिन बावजूद इसके वह गिड़गिड़ाने वाली, समझौता प्रस्त व पलायनवादी नहीं है। वह परिस्थितियों से समझौता नहीं करती, उनसे खुले टक्कर लेती है, जिसमें वह विजय होती है। दलित महिला होने के बावजूद वह दलित तत्व को आड़े नहीं आने देती। वह शिक्षा को मूल मंत्र समझती है तथा एक ओर सामंतवाद से मुक्त होती है तो दूसरी ओर अपने बेटे को शिक्षित बनाकर बड़े पद पर प्रतिष्ठित करती है। दलित कहानी के नायक के संबंध में स्वयं रतन कुमार सामरिया के विचार इस प्रकार हैं। जीवट दलित कहानी के पात्रों में होना चाहिए तथा समाज के नए नायकत्व की स्थापना में अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसमें हर पल संघर्ष की तमन्ना होनी चाहिए। संघर्ष की इस तमन्ना ने ही फुलवा को नायकत्व प्रदान करते हुए इस कहानी को चरित्र प्रदान बनाया है, जिसमें फुलवा दलित समाज के प्रेरणा स्रोत है। स्त्री और उस पर भी विधवा होना कहीं आड़े नहीं आता। फुलवा रूढ़िवादी सोच को नेस्तानुबूद कर सोच को, उत्पीड़न को, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद को गहरी चुनौती देती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता है। अब हम उसके शिल्प पर चर्चा करते हैं। शैल्पिक दृष्टि से ये कहानी अत्यंत संप्रेषणीय है। इसमें वर्णनात्मकता एवं विश्लेषणात्मकता समानांतर रूप से देखने को मिलती है। प्रकृति, परिवेश व स्थानों का चित्रण वर्णनात्मक शैली में है तथा पात्रों का चरित्रांकन विश्लेषणात्मक शैली में है, जिसमें लेखक सफल हुआ है। कहानी की भाषा सहज व सरल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, पर वह अधिकतर बोलचाल के शब्दों से ही गुथा हुआ है। भाषा में रवानगी एवं प्रवाह है, जो कथानक को गति देता हुआ उसे फलागप पहुंचाता है। कहा जा सकता है कि रतन कुमार सामरिया की फुलवा कहानी दलित चेतना का अलग जगाने वाली एक सशक्त कहानी है। सामंतवादी स्वर्ण मानसिकता के दर्प को ये कहानी
सहजता से तोड़ती प्रतीत होती है। कहानीकार का कथा कहने का ढंग ऐसा मजबूत है कि वह लचकदार भाषा के साथ मौलिक मुहावरों व प्रचलित कहावतों के माध्यम से अपनी बात पाठकों तक संप्रेषित करता है। जिस बात को कहने में बड़े बड़ों का पसीना छूटता है, उसको सामरिया सहज में ही उलीच देते हैं। वस्तुतः सच्ची एवं अनुभूत बात कहने में बड़ी हिम्मत चाहिए, और यह हिम्मत उनकी चरित्र नायिका फुलवा में है। फुलवा सकारात्मक सोच रखने वाली जीवट की स्त्री है। प्रतीत होता है कि उसने डर पर विजय पा ली है, अपनी बात बेधड़क कहती है। फुलवा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है। सामाजिक रूपांतरण को सही मायने में प्रस्तुत करने वाली ये कहानी सशक्त कहानी है, रचना की दृष्टि से भी और शिल्प की दृष्टि से भी। अब हम अजय नावरिया की कहानी उपमहाद्वीप पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उपमहाद्वीप के कथ्य को लेते हैं। हंस पत्रिका के दलित विशेषांक में अगस्त 2004 में अजय नावरिया की कहानी उपमहाद्वीप प्रकाशित हुई थी। अब ये कहानी लेखक के प्रमुख कहानी संग्रह पटकथा और अन्य कहानियों में संकलित है। अपने प्रकाशन के दिनों से ही ये कहानी दलित विमर्शकों में संदर्भ देने के अर्थ में चर्चित रही है। इस कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक है। उपमहाद्वीप भारत का प्रतीक है। यह देश न द्वीप है न महाद्वीप, बल्कि उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिसमें छोटे बड़े कई राज्य सम्मिलित है। यह राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का समूह है। सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप की दृष्टि से इस देश में कई जातियां व उपजातियां हैं। उनमें परस्पर उच्चता व निम्नता का भाव बना हुआ है। प्रत्येक जाति एक द्वीप बनी हुई है, जिनकी अपनी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विलक्षणताएं हैं। इन जातीय द्वीपों के समूह के रूप में ही भारत देश उपमहाद्वीप के रूप में जर्जर समाज व्यवस्था को ढोई जा रहा है। इस उपमहाद्वीप की जातीय व्यवस्था के नियम इतने संकीर्ण और निर्मम है कि तथाकथित उच्च जातियां निम्न कही जाने वाली जातियों पर सदियों से अत्याचार करती रहती है। इस कहानी के माध्यम से नावरिया ने जाति व्यवस्था की मार झेल रहे दलित समाज की दारुण यंत्रणा का कारुणिक चित्रण प्रस्तुत किया है तथा उससे बाहर निकलने का उपाय भी बताया है। कथानायक सिद्धार्थ निर्मल के अतीत चिंतन से कहानी शुरू होती है। सिद्धार्थ शहर में किसी बड़े सरकारी संस्थान में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत है। गांव में उनकी ताई के लड़के की शादी है। उसकी पत्नी व बेटी शादी के बहाने गांव देखने को जिज्ञासु हैं। इसी बात को लेकर कथानायक अतीत में चला जाता है, जहां उसे अपने माता पिता व समाज पर होने वाले दारुण अत्याचारों की तस्वीर चलचित्र की भांति मानस पत्र पर उभरती दृष्टिगत होती है। उसे स्मृत होता है कि किस तरह बिना किसी कारण के गांव में उनके पिताजी को स्वर्ण समाज के ठेकेदारों द्वारा बेरहमी से पीटा जाता था। उसकी मां को थूक चाटने पर मजबूर किया जाता था। लुटेरे उनसे पैसे भी छीन लेते थे। गाली गलौज, मारपीट, छीना झपटी कर उन्हें बेइज्जत किया जाता था। उसे स्मृत होता है कि बीमा की शादी में किस तरह गांव के दबंग जातिवादी लोगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारकर बारात के साथ मारपीट की थी, और दलित जब थाने में उस त्रासदी की रपट लिखाने गए तो थानाधिकारी ने दलितों को गाली गलौज कर रपट लिखने से मना कर दिया था और उन्हें थाने में बंद करने की धमकी देकर भगा दिया था। कथानायक को गांव व शहर का अंतर समझ में आता है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी व बेटी को गार्गी नहीं, अम्बपाली का मनोबल सिखाएगा। उन्हें स्मृत होता है कि उनके स्वयं के कार्यालय में भी एससी के साथ किस तरह का भेदभाव होता है। अंत में जब उसकी तंद्रा टूटती है और पत्नी के ये पूछने पर कि उन्हें गांव में ताई जी के लड़के की शादी में जाना है अथवा नहीं, तो कथानक गांव लौटने का निश्चय करता है कि उन्हें गांव जाना तो होगा ही, नहीं जाएंगे तो हम मर जाएंगे। पर कथानायक गांव लौटने के साथ अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त भी करके जाता है। वह अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर साथ लेकर जाता है। अब हम उपमहाद्वीप कहानी की अंतर वस्तु पर विचार करेंगे।
उपमहाद्वीप कहानी इतिहास के उन गहरे जख्मों में से शुरू होती है जो बर्बरता के निर्मम उदाहरण है। उन्होंने अतीत की सुरंग से बार बार लौटते भेड़िए का जिक्र किया है। ये भेड़िए समय समय पर हूण कुषाणों के रूप में प्रकट हुए थे, तो आधुनिक काल के इतिहास में हिटलर जैसे तानाशाही के रूप में उभरे हैं, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का क्रूरतम रूप दुनिया को झेलने को विवश किया। ये भेड़िए इस कहानी में सामंतवादी व ब्राह्मणवादी आतताइयों के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्होंने दलितों के साथ बर्बरतापूर्व अत्याचार किया। लेखक कहते हैं कि अत्याचारों और निर्ममता की काली रात में ये भेड़िए निरीह लोगों पर बर्बरतापूर्व आक्रमण करते हैं, लेकिन जब विस्तृत नभ में चेतना की लाली फूटती है और शिक्षा व संघर्ष का सूर्योदय होता है, तो ये जातिवादी मनुवादी भेड़िए भाग खड़े होते हैं तथा भेड़ की तरह अशक्त हो जाते हैं। कहानी में बीच बीच में आई इस तरह की प्रतीकात्मकता कहानी को दलित चेतना का संवाहक बनाकर पाठकों में प्राण फूंकने का काम करती है। रतन कुमार सामरिया की कहानी फुलवा की तरह अजय नावरिया ने भी इस कहानी में गांव और शहर के अंतर को व्यक्त किया है। उन्होंने इस कहानी में लिखा है, इधर गांव है, हमारी जड़ें, हमारी जमीन, जहां जलालत है, अपमान है, लाचारी और बेबसी है, हर पल बेइज्जत होने का डर है, हर क्षण छोटे होने का एहसास है, दूर दूर तक रेत है, पानी से निचुड़ी, जहां हमारे लिए न थाना पुलिस है, न अस्पताल, न कचहरी। गांव की पंचायत है पर वह हमारी नहीं है। उस पंचायत में हमारे लिए न्याय नहीं है, सुनवाई नहीं है, सिर्फ उपहास है। वहां खेत न थे, जमीन न थी हमारी, बस मेहनत थी। फसल उनकी थी, खेत उनके थे, घर उनके थे, धरती उनकी थी। हमारे पास एक झोपड़ी थी, हमारे पास सिर्फ नमक था, मिर्च थी, आधे पेट के लिए रोटी थी, आधे के लिए पानी था, पर कुआं नहीं था। हमारे पास नया कपड़ा नहीं था, जूती नहीं थी। इस उदाहरण में दलित जीवन की त्रासदिक स्थिति का बड़ा ही कारुणिक किंतु यथार्थ चित्रण कहानीकार ने किया है, जिससे सरेदे पाठकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए गांवों को सामंतवाद, ब्राह्मणवाद व विषमता का गढ़ कहा है, जहां दलितों की तनिक भी इज्जत नहीं, बस वहां इनके हिस्से केवल दरिद्रता व बेचारगी है। अब कथाकार की शहर संबंधी मान्यता भी देखिए। इधर शहर है, जहां एक बड़े सरकारी संस्थान में मैं मैनेजर हूँ। एक अधिकारी मिस्टर सिद्धार्थ निर्मल, मार्केटिंग मैनेजर। मेरी पत्नी की कॉलेज लेक्चरर की नौकरी है। हमारे पास घर है, मेरा और मेरी पत्नी का एक कमरा, बेटी के लिए एक अलग कमरा, मेहमानों के लिए बैठक और पढ़ने के लिए एक स्टडी रूम। जब बेटी बीमार थी तब डॉक्टर पुंज को फोन करके घर बुलाया था मैंने। यहाँ हमारे सामने हमारे लिए सिर्फ मुस्कुराहटें हैं, हमारी कोई हंसी नहीं उड़ा सकता। यहाँ पुलिस है, यहाँ महंगा वकील है। शहर के इस नितांत अपरिचित संसार में हमारे लिए सुखी सुख है। अनवर ताउम्बर, ये अपरिचय हमारे इंद्रधनुष सपनों में लगातार रंग भरता है। दलितों को गांव में आज भी उपेक्षा, उत्पीड़न व अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। अजय नावरिया ने इस कहानी में दलित जीवन की त्रासदी का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। बात बात में दलितों को प्रताड़ना एवं गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। गांव के सामंतवादी लोग कथानायक के पिता की पिटाई कर रहे थे। उस समय बीच बचाव करने कथानायक की माँ आती थी, उनके साथ भी गाली गलौज की जाती है। बड़े आए तेरे बच्चे, साली राण तूने पैदा किए होंगे। पंडित जी इनके नहीं है, ये यार के हैं। हरकू का है ये हरामजादा। पिताजी की तरह उंगली करते हुए उसने कहा था, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं पंडित जी कि रांड और सांड का इतबार नहीं करना चाहिए। दलितों को जीवन में मिला ही क्या है? दुत्कार, मारपीट व गाली गलौज। मानो ये सब उनके जीवन की विडंबना ही बन गई है। यदि दलितों में किसी तरह चेतना जागृत हो भी जाती है तो उन्हें धर्म व भगवान का भय दिखाकर वहीं लौटने को विवश कर दिया जाता था। भीमा की शादी में दूल्हे की जिद पर उसे घोड़ी पर बिठाया गया।
लेकिन गांव के सवर्णों ने इसका विरोध किया। बारात के साथ मारपीट हुई। दलित हारे हुए से प्रतीत होने लगे। इस घटना पर दूल्हे के दादा ने सवर्णों से क्षमा याचना की, लेकिन पंडित ने उसे भगवान का भय दिखाकर और भी डराते हुए कहा, धर्म ईमान का नाश करने पर तुला है। तेरी बिरादरी ने नहीं समझाई तुझे ये बात। तू हैजा प्लेग फैलाएगा, गांव में सूखा पड़ेगा, देख लेना इस बार। गांव की परंपरा तोड़ी है, हजारों सालों की इसने, इसका पातक लगेगा गांव को। गुजरों के गांव में यह अधर्म कलयुग है, कलयुग। इस तरह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक कृत्रिम भय दिखाकर दलित चेतना का गला घोटते रहते हैं। परिणाम स्वरूप दलितों के साथ मारपीट होती है। विडंबना ये देखिए कि इस तरह के अत्याचारों की थानों में रपट दर्ज नहीं होती, क्योंकि थाने भी दबंगों, सामंतवादियों और ब्राह्मणवादियों की गिरफ्त में है। थाने में भी दलितों को यही सुनने को मिलता है, भाग जाओ यहाँ से हरामजादो, खाने को तुम्हारे पास है नहीं, गहने जेवर लुटेंगे तुम्हारे, यहीं बंद कर दूंगा सबको, एक एक से चक्की पिसवाऊंगा। मैं इज्जतदार लोगों की इज्जत पर बट्टा लगाने चले आए यहाँ पर। भारत की स्वाधीनता के 68 वर्ष पश्चात आज भी दलितों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं आम बात हो गई है। विडंबना यह है कि इस जातिवादी जहर को सींचने वाले ब्राह्मणों के साथ वे जातियां भी हैं जिन्हें धर्मशास्त्रों में शूद्र कहा गया है, पर उन जातियों में सामंतवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। अतीत की इन दुर्घटनाओं तथा दलितों के धूमल इतिहास से सीख लेकर ही कथानायक जब अपनी ताई के लड़के की शादी में गांव लौटना चाहता है तो आत्मरक्षा के लिए वो अपने साथ पिस्तौल ले जाना चाहता है। अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना उचित है या अनुचित, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब दलितों को न समाज सुरक्षा दे रहा है न पुलिस प्रशासन, तो ऐसे में दलितों को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न विचारणीय है। यहाँ लेखक ने दलित अस्मिता पर खतरे की ओर संकेत किया है। उनकी दृष्टि में दलित अस्मिता तभी बचाई जा सकती है जब दलित स्वयं सचेत होंगे, भले ही आत्मरक्षा के लिए उन्हें स्वयं अस्त्र शस्त्र उठाने पड़े। दलित अस्मिता के लिए गठित मिलिटेंट संगठन दलित पैंथर अपने घोषणा पत्र में इसी बात का समर्थन करता है। दूसरी ओर कथानायक का गांव जाने का निर्णय दलित अस्मिता की रक्षा के लिए उचित है, क्योंकि यदि दलितों में पढ़े लिखे लोग गांव को भूल जाएंगे तो फिर गांव में दलित चेतना कैसे जागृत होगी। वस्तुतः ये कहानी समस्याओं के कई अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर देती हुई प्रतीत होती है। जब ये कहानी प्रकाश में आई तो कई दलित लेखकों तक को पच नहीं पाई, क्योंकि उनकी दृष्टि में इस कहानी में दलित आलाप के सिवा कुछ नहीं था। किंतु सूक्ष्मता से विश्लेषण करने पर यह कहानी दलित चेतना की प्रखर कहानी प्रतीत होती है। ये कहानी जहाँ एक ओर दलित जीवन की नारकीय विवक्षिकाओं की सच्चाई प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर दलित अस्मिता की तलाश के लिए व्यापक स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी प्रकट करती है। अब हम इस कहानी के शिल्प के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा और शिल्प की दृष्टि से एक कहानी मजबूत है। इसमें जहाँ एक और दलित जीवन की विशिका चित्रित की है, वहीं ठेठ ग्रामीण शब्दावली के प्रयोग से कहानी को यथार्थ की ओर ले जाने की चेष्टा भी है। लेखकीय चिंतन प्रस्तुत करते हुए सहज सरल भाषा के साथ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कुछ आलोचक इस कहानी के साथ साथ कई अन्य दलित रचनाओं पर अश्लीलता का आरोप लगाते हैं। नावरिया ने दलित जीवन की त्रासदी का चित्रण करते हुए स्वर्ण समाज द्वारा दलितों को दी गई गालियों का भी स्पष्ट चित्रण किया है। इसे आलोचक साहित्य की विद्रूपता व बदेशपन मानते हैं, लेकिन दलितों के लिए सारा समाज ही विद्रूप व बदेश है। फिर लेखक इतिहास की उन बर्बरताओं से अपने आप को कैसे बचा सकता है। इसलिए कथा में आई गालियाँ वे गालियाँ हैं जो दलित सदैव से स्वर्ण समाज से सुनते आए हैं। अतः बर्बर समाज के सच को उगलने के लिए लेखक का यह प्रयोग प्रशंसनीय भले ही न हो, कथा वस्तु की जरूरत तो है। स्थान स्थान पर प्रतीकों, मिथकों और बिंबों का प्रयोग सराहनीय कहा जा सकता है। इस कहानी में भेड़ियों का बार बार उल्लेख हुआ है। यहाँ पर भेड़िए बर्बर संस्कृति के प्रतीक हैं जो जंगल राज को जन्म देते हैं। दलितों के लिए भेड़िए स्वर्ण समाज के वे लोग हैं जो उन क्रूरतापूर्वक अत्याचार करते हैं तथा दलितों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है।
उपमहाद्वीप कहानी एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से लेखक ने दलित उत्पीड़न को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। यह कहानी सामाजिक विसंगतियां, भेदभाव व अंतर्विरोधों को बेबाक रूप से प्रस्तुत करती है। जातियों के द्वीपों से निर्मित भारतीय उपमहाद्वीप की तल्ख सच्चाई है कि उसकी समाज व्यवस्था को जातियां गुण की तरह खा रही है। दलित अस्मिता की रक्षा जातियों की समाप्ति से ही संभव है और इसके लिए दलितों को आत्मरक्षा के उपाय ढूंढने होंगे। अंत में दोनों कहानियों के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आज दलित कहानियाँ अपनी रचनात्मकता के साथ खूब लिखी जा रही है। रतन कुमार सामरिया की फुलवा और अजय नावरिया की उपमहाद्वीप कहानी इसके उदाहरण है। वस्तु दलित कहानियाँ बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य में यथार्थ चित्रण की एक विशिष्ट धारा के रूप में सामने आई है, जो हमें कल्पना लोक एवं रोमानी संसार से मुक्त करवाकर सामाजिक विद्रूपताओं और उनकी तलख सच्चाइयों का बोध कराती है। ये कहानियाँ जहाँ एक ओर दलित जीवन, उन पर होने वाले अत्याचारों की पूर्ण कहानी बयां करती है, तो दूसरी ओर दलित समाज को उन समस्याओं से मुठभेड़ कराने को भी उद्यत करती है। इन कहानियों ने भारतीय समाज व्यवस्था की बर्बरता की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके मूल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा रही है। अतः दलित अस्मिता की रक्षा और दलित चेतना जागृत करना इन कहानियों का मूल उद्देश्य है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियाँ नए आयाम स्थापित करने वाली है, जिनकी अपनी भाषा, मुहावरे, प्रतीक, बिंब हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि कुछ सीमाओं के बावजूद ये दोनों कहानियाँ दलित चेतना की सक्रिय और प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। धन्यवाद।